वेलकम टू माय यशवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हिंदी समरी हम लेकर के प्रेजेंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी के टीजीटी एंड पीजीटी केवीएस यानी एलटी के लिए आप इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा समय लगेगा, बिल्कुल हिंदी में समरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। पीबी शैली जो हैं इनकी जो रचना है द वेस्टर्न विंड, उसके बारे में हम आपको इंक्लूड करेंगे। इसकी नेशनलिटी क्या है तो इंग्लिश है। और यहाँ पे देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश पोएट हैं, ये पोएट्स हैं। और ही वाज वन, इनकी जो जन्म का कहाँ पर हुआ है, कब हुआ है तो 1792 में, एंड इसकी डेथ हुई है 1822 में एट 29 में। ठीक है, ये पोएम इसकी बायोग्राफी है पोएम की। और आगे हम बताते हैं आपको कि पोएम की इंफॉर्मेशन क्या है। की इंफॉर्मेशन जनरली आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोस्टली करके इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेंट्रल मैसेज क्या है तो द डल नेचर ऑफ द वेस्ट विंड की बात यहाँ पर की जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और थीम्स इसकी क्या है तो नेचर जो नेचर स्पिरिचुअलिटी से है। और स्पीकर समवन हु वर्शिप द विंड से है दोस्तों। और इसका जो है इमोशन इवोक्ड क्या है तो एक्साइटमेंट फैट से रिलेटेड है। ठीक है, और आगे देखेंगे पोएटिक फॉर्म्स क्या है तो ये ओड है एक तरह से मानेंगे तो टाइम पीरियड क्या है 19th सेंचुरी से का है। आई होप कि ये की वर्ड आपको अच्छे से समझ, क्योंकि की वर्ड ही एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे और कुछ देखने की नेचर के बारे में आप देख सकते हैं क्योंकि नेचर से ही रिलेटेड ये पोएम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शैली डिफिकल्टी पर्सनैलिफाइज द वेस्ट विंड एज द फोर्स ऑफ नेचर दैट होल्ड्स द पावर टू बोथ डिस्ट्रॉय एंड रिन्यूज इन दिस पोएम गाइस। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बिल्कुल ये नेचर पर ही इस पोएम को रिव्यू किया गया है। तो अब यहाँ पर हम इस पोएम के यहाँ पे देखेंगे सारांश, हिंदी में ही बताना है तो हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ओड टू द वेस्ट विंड एक कविता है जो कि 1819 में पर्सी विसे शैली द्वारा जो है फ्लोरेंस इटली के पास जो है कैसिन वुड में लिखी गई थी। इसे जो है मूल रूप से 1820 में, मूल रूप से कब 1820 में लंदन में चाइल्ड्स ओलियर्स द्वारा प्रोमेथियस अनाबाउंड्स ए लिरिकल ड्रामा इन 4 एक्ट्स विथ अदर पोएम्स संग्रह के हिस्से के रूप में प्रकाशित किया गया था। और शायद ही यहाँ पर, और यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी अन्य चीज़ से अधिक शैली चाहता था कि उसका सुधार और क्रांति का संदेश फैले। और हवा कवि पैगंबर के माध्यम से परिवर्तन के शब्द को फैलाने का माध्यम बन गई। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह जो है कविता 1819 में इनके बेटे विलियम्स मैरी शैली से पैदा हुआ कि मृत्यु की प्रतिक्रिया में लिखी गई है। ठीक है, इनके परिणाम स्वरूप होने वाले दर्द ने शैली को प्रभावित किया और कविता जो है परिवर्तन और क्रांति की आवाज़ के रूप में जो है कवि का भूमिका को दर्शाता है। और इस कविता की रचना के समय शैली के मन में निसंदेह अगस्त 1819 का जो है पीटरलू नरसंहार था और उसी समय लिखी गई थी। अन्य कविताएं द मास्क ऑफ अनार्की भी लिखी गई थी और प्रोमेथियम्स अनबाउंड और लिखा गया था। इंग्लैंड इन 1819 भी राजनीतिक परिवर्तन क्रांति और कविता की जो है भूमिका भी इन्हीं विषयों को उठाती है दोस्तों। अब यहाँ पे इसकी शैली क्या है थोड़ा सा उसको बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे इसकी शैली के बारे में। ठीक है,
प्राचीन यूनानी परंपरा में एक जो है स्रोत को औपचारिक सार्वजनिक आह्वान का एक रूप माना जाता था। यह आमतौर पर एक जटिल संरचना वाली कविता थी और महत्वपूर्ण धार्मिक और राज्य समारोह में इसका उच्चारण या गायन किया जाता था। हेरोल्ड ब्लू के अनुसार ओड टू द वेस्ट विंड दो प्रकार की स्रोत परंपराओं को जो है दर्शाता है, पिंडर द्वारा लिखित स्रोत और होराटियंस होता है स्रोत। पिंडर के श्लोक ऊंचे स्वर में थे और मानवीय उपलब्धियों का जश्न मनाते थे, जबकि होराटियंस जो श्लोक थे उसमें सार्वजनिक के बजाय व्यक्तिगत और चिंताशील थे। शैली ने जो है इस कविता में दो तत्वों को जोड़ा है। अंग्रेजी परंपरा में जो है स्रोत बौद्धिक और आध्यात्मिक चिंताओं के जो है उदात्त विचारों को व्यक्त करने का माध्यम था और यह उद्देश्य शैली की कविता में भी परिलक्षित होती थी। तो यहाँ पे इसके बारे में हम आपको बताएं। और ओड टू द वेस्ट विंड में जो है टेलर्स के द्वारा जो ये लिखी गई थी, इसका 5 खंड था, ये जो पोयम था शामिल है, सर्ग हैं इसमें। प्रत्येक अनुभाग में 4 टेरसेट हैं ABA, जिसे आप जानते होंगे कि ये टेरासेट में लिखा गया है। तो जैसे ABA होगा, इसमें क्या है ABA BC, आपको बता देते हैं लिख के। इसमें क्या है कि A B A और B C B और क्या थी C D C थी और D E लास्ट में भी D थी। ये उसका तुकांत था। AB और A और BCB और CDC और DED, ठीक है, इस तरह से था। और एक तुकांत दोहा EE शामिल है इसमें। स्रोत अयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। कविता 3 खंडों में जो है शुरू होती है, जिसमें जो है पृथ्वी और वायु और महासागर पर हवा के प्रभाव का वर्णन किया गया है। अंतिम 2 खंडों में कवि सीधे हवा में बात करता है और उसकी शक्ति मांगना है ताकि वह जो है उसे उठा सके और उसे जो है अपने भटकने में अपना साथी बना सके। और कविता एक आदर्शवादी टिप्पणी के साथ जो है समाप्त होती है, जो यह कि यदि सर्दियों के दिन आ गए हैं तो बसंत बहुत दूर नहीं है। ठीक है, जैसे कविता की व्याख्या किया गया है यहाँ पर, तो कविता के 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले 3 सर्ग पवन के गुणों के बारे में बताया गया है, विंड्स के बारे में, और प्रत्येक का अंत जो है ओह सुनो आह्वान के साथ होता है। ठीक है, और अंतिम 2 सर्ग पवन और वक्ता के बीच संबंध बताता है। कविता के प्रत्येक सर्ग का जो है अपना विषय है जो केंद्रीय विचार से जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम प्रारंभ यहाँ से करते हैं कि हमारी जो पोएम स्टार्ट होगी, ओड टू द वेस्ट विंड। हाँ गाइस, जिसको लिखे कौन है तो हमने तो ऑलरेडी बता दिए। चलिए सबसे पहले इस पहले पोएम को 5, इसके जो है स्टेंजा कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, टोटल 5 स्टेंजा में लिखी गई है। ठीक,
पहली स्टेंजा की हम चर्चा करने वाले हैं कि आई ओ विंड वेस्ट विंड दो वर्थ। इसका हिंदी में ही सारांश हम एक्सप्लेन करने हैं कि पहले छंद अनप्रास वर्ल्ड वेस्ट विंड पंक्ति फर्स्ट में शुरू होता है। एपोस्ट्रोफ का जो है रूप हवा को भी एक मानवीकरण बनाता है। हालांकि किसी को इस स्रोत को हवा की आशावादी प्रशंसा के रूप में नहीं सोचना चाहिए। वह स्पष्ट रूप से शरद ऋतु से जुड़ा हुआ है। पहली कुछ पंक्तियों में मानवीकरण जो तत्व शामिल हैं, जैसे मृत पंक्तियाँ, और दूसरे मृत्यु के पहलू को व्युत्क्रम द्वारा उजागर किया जा रहा है। जो पंक्ति के अंत में मृत और दूसरे में डालता है और ये पंक्ति भूत के रूप में सताती है जो किसी ऐसे चीज़ों को से भागती है जो वे घबरा जाते हैं। ठीक है। और ठीक उसी तरह से रथ परीक्षण होता है। दूसरा व्यक्ति एक वचन छठवें पंक्ति में देखेंगे कि क्या है कि दूसरा व्यक्ति वचन है, मतलब जो उसमें दूसरा व्यक्ति है वो एक वचन है। ठीक है। अगली पंक्ति में जो है अपनी कब्र के भीतर लाश और बसंत की नीली हवा के विपरीत है और पूर्वी हवा का एक संदर्भ जिनके जो है जीवित रंग और गंध भी उसमें है और एक मजबूत भावना पैदा करते हैं। और कविता की चौथी पंक्ति के रंगों के विपरीत जो मृत्यु को उद्घाटित करता है वह सर्ग की अंतिम पंक्ति में पश्चिमी की हवा को विनाशक और माना गया है। और इसमें देखेंगे क्योंकि यह जो है पेड़ों से जीवन के अंतिम संकेतों को दूर ले जाती है और वे बीजों को बिखेरने के लिए संरक्षक है जो जीवन में आएंगे बसंत। तो यहाँ पर ये चीज़ कहा जा रहा है। ठीक है। तो पहले का मतलब ए है और अगला दूसरे स्टेंजा का मतलब हम यहाँ पे डिस्ट्रॉयड आप देख रहे हैं जो बिखेरने से मतलब होता है एंड। अब एक एक करके हम इंग्लिश यहाँ पे वो करेंगे तो नहीं हो पाएगा। चलिए दूसरे स्टेंजा की बात करते हैं। कविता का दूसरा जो स्टेंजा है पहले की तुलना में अधिक जो है तरल है। आकाश के बादल यानी पृथ्वी की सड़ती पत्तियों के जो है समान है और यह जो है यहाँ पर प्रथम सर्ग की दूसरी पंक्ति में जो है इसका जो है संदर्भ है कि मृत पत्तों की तरह बादल भी संख्या में असंख्य हैं। इस संदर्भ के माध्यम से परिदृश्य पुनः याद आ जाता है। बादल स्वर्ग और महासागर की उलझी हुई शाखाओं से हिल गए हैं। यह शायद जो है दोस्तों यह जो है उससे संदर्भित हैं और उसकी जो है आकाश और तूफानी समुद्र जो है उसके बीच की रेखा अप्रबोध है और क्षितिज से आंचल तक का पूरा स्थान जो है पीछे आने वाले तूफानी बादलों से ढका हुआ है। बादलों को वर्षा के जो है वर्षा के देवदूत के रूप में भी देखा जा सकता है। बाइबिल की दो तरीके से वे संदेश वाहक हो सकते हैं जो बारिश और बिजली के माध्यम से स्वर्ग से जो स्वर्ग है वहाँ से पृथ्वी एक संदेश लाते हैं और ये दो प्राकृतिक घटनाएं अपनी जो है उर्वरक और रोशन करने वाली शक्ति के साथ बदलाव लेती है। और यहाँ पर जो 21वीं 21 पंक्ति है उसमें कुछ भयंकर मैनार्ड की से शुरू होती है और फिर पश्चिमी हवा कविता के दूसरे सर्ग का हिस्सा है। और यहाँ पर एक साथ दो चीज़ें हैं। पहला वह मरने वाले वर्ष का शोक गीत है और दूसरा वह कोलाहल का जो एक भविष्यवक्ता है जिसकी भविष्यवाणी निर्णायक है और एक भक्तिवक्ता जो कि न केवल काली बारिश और आग और ओले लाता है बल्कि जो कि इसे
फट देगा और आते तूफान के ताले। इस विस्फोट के संदेशवाहक बादल शैली ने यह भी उल्लेख किए हुए हैं कि जब पश्चिमी हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि वर्ष के अंत के बारे में अंतिम संस्कार जो है गीत गा रहा है और बादलों के गुंबद से ढका आकाश एक कब्र जैसा दिखता है, यानी कि एक दफन कक्ष या कब्र खत्म होने वाला वर्ष, या वह जो है वर्ष जो खत्म होने वाला है। इस सर्ग में शैली जो है आसमान की विशाल हलचल को देखने के लिए अपने सामने पतियों के साथ सांसारिक दृश्य से जो है अपने दृष्टि का विस्तार करता है। और इसका मतलब यह है कि हवा अब क्षैतिज पर नहीं है, इसलिए बहुत दूर है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका अर्थ आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन बिल्कुल हमारे ऊपर है। बादल अब घूमते पत्तों की छवि दर्शाता है और यह एक समानता है जो कि इस बात का प्रमाण देती है कि हवा हमें अपना ध्यान सीमित दुनिया से हटा करके स्थूल जगत की ओर ले गया है और बादलों की तुलना में पत्तियों से भी की जा सकती है। और वही चीज़ देखेंगे, लेकिन बादल पत्तियों की तुलना में अधिक अस्थिर और बड़े होते हैं और उन्हें बारिश और बिजली के दूत के रूप में देखा जा सकता है, जैसे कि ऊपर बताया गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारी तीसरी जो है पंक्ति है, तो हम तीसरे पंक्ति की चर्चा करेंगे। इसका तात्पर्य है कि जल में पछुआ हवा के प्रभाव से है। ठीक है, जल में पछुआ हवा के यहाँ पर प्रभाव से है। तीसरे सर्ग को पढ़ते समय सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि क्रिया देखा का विषय क्या हो सकता है। और नीला भूमध्य सागर है और सर्ग के विषय के रूप में भूमध्य सागरी के साथ वाक्य विन्यास आंदोलन जारी है, जो कविता के प्रवाह में कोई रुकावट नहीं है इसमें। और ऐसा कहा जाता है कि वह लेटा था अपनी क्रिस्टली धाराओं के कुंडल के पास, लूल कर रहा था बाएं की खड़ी में एक प्यूमिस टापू के पास और नींद में पुराने महलों और टावरों को देखा ड्रीम में। और दूसरी ओर यह भी संभव है कि इस सर्ग की पंक्तियों फिर से हवा का उल्लेख करती है। फिर जो क्रिया विषय के रूप में हवा से संबंधित है वह जो है ले नहीं है, बल्कि इस सर्ग की पिछली पंक्ति है जो कहती है कि तुम इतने जग गाया और देखा, लेकिन जो भी भूमध्य सागरी या हवा देखा, सवाल यह है कि क्या उनमें से एक ने जो शहर देखा वह वास्तविक है और इसलिए उस शहर के पानी पर प्रतिबिंब है जो वास्तव में तट पर मौजूद है, और या शहर सिर्फ एक जो है भ्रम है, पीरी भी है, इसके बारे में निश्चित नहीं है। इसका कहना है कि यह उछलती हुई समुद्री शैवाल की एक रचनात्मक व्याख्या हो सकती है, और या भारी सतह पर प्रतिबिंब चमकता जो है आकाश की। दोनों संभावनाएं तार्किक प्रतीत होती है। पानी के नीचे की दुनिया की उपस्थिति को समझाने के लिए इसे किसी यथार्थवादी चीज़ से समझना आसान हो सकता है, और हो सकता है कि हवा समक्ष हो पानी पर भ्रम पैदा करने के लिए।
हवा एक शहर की शक्ल को जगा देती है। एक रचनाकार के बारे में, क्या हवा वास्तविक चीज़ें बनाती हैं या भ्रम, या उतना ही महत्वपूर्ण नहीं लगता है। बाई की खाड़ी यानी नेपल्स की खाड़ी की उत्तरी छोर पर में वास्तव में पानी के नीचे दिखाई देने वाली रोमन खंडहर है, जो भूकंप के कारण स्थानांतरित हो गया है। स्पष्ट रूप से कोई और फूल समुद्री शैवाल है, ऐसा प्रतीत होता है, जो कि पिछले सर्ग की तुलना में तीसरा सर्ग एक महत्वपूर्ण मोड़ दिखाता है। जबकि शैली ने जो है पहले और दूसरे सर्ग में मृत्यु और जीवन में बदलाव को स्वीकार किया था, अब यह आगे बढ़ता है और व्यंग्यपूर्ण स्मृति याद दिलाती है कि अतिक्रमण की वैकल्पिक जो संभावना है वह जो है वहाँ तक वह प्राकृतिक एक छवि को देता है। लेकिन अगर हम जो है करीब उसके जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह वाक्य वैसा नहीं है जैसा पहली नज़र में दिखता है, क्योंकि इसका स्पष्ट अर्थ है कि इतना जो है मधुर कि उसका वर्णन करने में बेहोशी महसूस होती है। और इससे जो पता चलता है कि सुखद जीवन की जो तस्वीर है वैसी नहीं है जैसी दिखती है, और समृद्ध निश्चय रूप से जल्द ही नष्ट हो जाएगा। कुछ पंक्तियों के बाद शैली अचानक डर के बारे में बात करती है और इससे एक बार फिर जो है पछुआ हवा की बात करता है कि पछुआ हवा है जो उसके बारे में बात करती है, जिससे कि इसके बारे में फिर पछुआ हवा का प्रभाव दिख रहा है जो मौसम में बदलाव की घोषणा कर रहा है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे जो चौथा सर्ग की बात मैं कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे चतुर्थ श्लोक हम देखेंगे स्टेंजा की बात, जबकि 1 से 3 तक से सर्गों की शुरुआत ओ वर्ल्ड वेस्ट विंड द टू से होती है और वे स्पष्ट रूप से हवा और निर्देशित थे। चौथे सर्ग में एक बदलाव है, ध्यान अब हवा पर नहीं है बल्कि वक्ता पर है। जो स्पीकर हैं वे कहते हैं कि अगर मैं इस भाग तक कविता बहुत गुमनाम दिखाई देती थी और लेकिन हवा और उसकी ताकतों पर केंद्रित थी, ताकि कविता के लेखक जो हैं पोएट के लेखक हैं कमोबेश भुला दिया जाए। पीरी इसे व्यक्तित्व का दमन कहते हैं जो अनंत कविता के उस हिस्से में गायब हो जाता है, और यह से स्पष्ट हो जाता है कि लेखक जब जिसके बारे में बात करता है वह स्वयं है, और यह सच होना चाहिए कि लेखक के द्वारा प्रथम पंक्ति। अब इसमें समझ में आ गया कि थोड़ा से कभी हट करके इसमें वर्णन कर रहे हैं, और ये जो है सर्वनाम चौथे सर्ग में जो है 9 बार आता है। निश्चित रूप से लेखक माहौल को नाटकीय बनाना चाहता है ताकि पाठक को इसमें जो है 3 तक की स्थिति याद आ जाए और वह सर्ग के पिछले सर्गों में उन्हें चित्रों का उपयोग करके जो है प्राप्त करता है। और जबकि इससे जो है पानी, बादल और लहर केवल हवा के साथ ही अस्तित्व में थे और लेखक के पास मौजूद हैं, और लेखक उनमें से होने वाले के बारे में सोचता है और कहता है कि अगर मैं होता तो शैली यहाँ जो है खुद को हवा के साथ पहचानता है। तो ये है इसमें सारांश है। और अगले सर्ग की बात हम करें तो 5वां है, और 5वां में क्या है कि इस 5वें की बात हम करते हैं और लास्ट है स्टेंजा। इसका ओड टू द वेस्ट विंड शैली का है और हम यहाँ पर 5वें की चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 5वें में इसका अंतिम सर्ग के बार बार वायु हवा का बहुत महत्व है। कवि जो कहते हैं कि शुरुआत में हवा केवल पेड़ों के पत्तों उड़ाने में जो है सक्षम थी,
पिछले सर्ग में जो है कवि स्वयं के को पत्तों से पहचानना और इस सर्ग में पवन अब पहले बताई गई इन दोनों चीज़ों का उपयोग करने में सक्षम है। जो कुछ भी पहले कहा गया था वो तत्वों का हिस्सा था, हवा, पृथ्वी और पानी। अब चौथा तत्व आता है अग्नि, और इस सर्ग में जो है एक टकराव भी है, जिसमें शैली ने तेरा लिखती है कि यह पंक्ति में तू मैं लिखती है, ये सर्वनाम के 5वें सर्ग में 7 बार आता है। और देखेंगे यहाँ पर उल्लेख कवि करता है कि इस पंक्ति में कि सर्वनाम फिर से बड़ी आवृत्ति में प्रकट होते हैं, लेकिन अधिकार वचन सर्वनाम मेरा मुख्य रूप से पिछले सर्गों में होता है। तो यहाँ पर बादल है, लहर है, जैसे इन सारी चीज़ों का वर्णन कवि करता है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि अंतिम बार में इस कविता में कि अंत में शैली फिर से एक प्रकार की प्रार्थना में पवन में बुलाता है, और यहाँ पर तक कि उसकी आत्मा भी बनाता है। और आत्मा तुम मेरे बनो तीव्र, जंगल में पेड़ के पत्तियों की तरह उसके पत्ते गिर जाएंगे और सड़ जाएंगे, शायद बसंत आने पर जल्द ही फिर से जो है गिलेंगे और खिलने लगेंगे, शायद इसलिए बसंत प्रतीक्षा कर रहा है। और बसंत ऋतु का इसमें वर्णन किया गया है। और इसका यहाँ पर गहरा अर्थ यह है कि केवल ऋतु परिवर्तन नहीं है, बल्कि मृत्यु पुनर्जन्म का भी है। जैसे पत्ते गिरते हैं तो फिर वो आते हैं, इस बात की ओर भी संकेत करता है कि संघर्ष और समस्या के बाद समाधान अवश्य मिलेगा। और यह हमें जीवन के बारे में कभी जो है आशावादी दृष्टिकोण से दर्शाता है, और यह चाहता है कि दुनिया जाने उसके जो है कथन की व्याख्या करता है। और आप कष्ट झेल रहे हैं, आगे अच्छा समय आएगा, लेकिन हवा के लिए सबसे शक्तिशाली आह्वान पंक्तियों में है, मेरे मृत विचारों पर ब्रह्मांड में चलाओ, और सूखे पत्तों की तरह से नए जन्म को जल्दी करने के लिए यह शैली अपने भी बेकार विचारों को उड़ा देने के लिए पवन से विनती कर रहा होता है। तो वास्तव में उसका जप कर रहा है ताकि वह पवन के लिए जो है जहाज बन सके, परिणाम स्वरूप पृथ्वी के जागृत कर सके। तो यहाँ पर बता दें कि इस कविता का सारांश मैंने आपको किया। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।